नमस्कार। अलीगढ़ की घटनाओं के क्रम में आज एक और घटना आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। बात 23 जनवरी 2018 की है। गभाना थाना क्षेत्र में एक कटरा मोड़ है, जो मुख्य मार्ग, जो राजमार्ग है, हाईवे है। उससे जब आप अलीगढ़ की तरफ से आएंगे तो दाहिनी तरफ नीचे जाने को एक कटरा मोड़ है। शाम को 8 बज रहे होंगे कि गभाना के स्थानीय समाचार पत्र हिंदुस्तान के एक रिपोर्टर मनीष माथुर, बहुत यंग लड़का है और बहुत एक्टिव रहता है। जब कभी भी उस तरफ कहीं जाना हुआ तो वो ज़रूर आएगा, संपर्क करेगा। क्षेत्र की अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है, पुलिस वालों की कोई शिकायत है तो अलग से वो बात बता दिया करता है। कहीं पर कोई विशेष बात चल रही है, पुलिस के अगेंस्ट चल रही है, या कोई बड़ा अपराध हुआ है, उसके बारे में भी तुरंत सूचना देता था। मनीष चूँकि यंगस्टर था, बिल्कुल यंग ब्लड था, पढ़ा लिखा था, अच्छा लिखता भी था, उसको सब वहाँ आसपास जानते हैं, पुलिस वाले भी जानते हैं। मैं भी जब जब गया तो वो मुझसे मिलने आया था। इसके पहले कि थाने से कोई फ़ोन आता, कंट्रोल रूम से कोई फ़ोन आता, हमारे किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोन आता, मनीष ने ये बताया कि साहब ये कटरा मोड़ के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है और संभवतः उसकी डेथ हो गई है। वो मौके पर ही पड़ा हुआ है। उसकी मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल के पास वो गिरा हुआ है। बहुत अच्छा सूट कोट पैंट टाइप पहने हुए है। अभी पहचान नहीं हो पाई है। मैंने गभाना के इंस्पेक्टर को फ़ोन किया कि इस तरह की सूचना मुझे किसी ने दी है, क्या सत्यता है, जाकर बताइए। उसने भी बताया साहब हमें भी अभी अभी सूचना मिली है, मैं रास्ते में हूँ, पहुँच रहा हूँ। थाने से बहुत दूर भी नहीं था। खैर 10 मिनट बाद उन्होंने सूचना दी कि हाँ साहब ये बिल्कुल सही घटना है और हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले इसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाए कि आदमी कौन है। थोड़ी देर में सीओ गभाना, हमारे एसपी सिटी उस समय के अतुल श्रीवास्तव, ये सब लोग वहाँ पहुँच गए। मैं भी चूँकि ऑफिस में ही था उस समय और सीधे वहीं मौके पर पहुँच गया। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसकी पहचान भी हो गई थी। वो सोनार था, छोटा सोनार था। उसकी चूहरपुर एक गांव है, भाकरी चूहरपुर, वहाँ पर उसने एक अभी हाल में छोटी सी दुकान खोली है। देहात क्षेत्र में बहुत छोटी सी स्वर्ण व्यवसायियों की दुकान, बहुत ही छोटी सी होती है और उसमें शीशे के काउंटर्स सामने बने होते हैं। दुकानदार भी ज़मीन पर जो चद्दर बिछी होती है उस पर बैठता है और ग्राहक भी उस काउंटर के बाहर की तरफ चद्दर पर ही, या छोटा गद्दा, पतला गद्दा होता है, उस पर आके बैठता है और इत्मीनान से वो सामान देखता है, सामान दुकानदार दिखाता है और फिर उसके खरीद फरोख्त की बात होती है। मुझे अंदाज़ लग गया कि कोई छोटी दुकान वैसी ही होगी और ये बताया कि वो अपनी दुकान बंद करके, और मढ़ोला उसका गांव था, उसके पिता का नाम प्रताप सिंह वर्मा था, मढ़ोला गांव में अपने घर को जा रहा था। थोड़ी देर में उनके छोटे भाई राज कपूर वर्मा भी वहाँ आ गए, मृतक के छोटे भाई। उन्होंने भी यही बताया कि साहब दुकान में वो बहुत समय से जाना, समय से आना, और अपने साथ वो दुकान बंद करने के वक्त या दुकान बंद करते समय दुकान का सारा सामान एक बैग में, अलग अलग पॉकेट्स बने हुए थे, चमड़े का बैग था, उसमें रख के, और मोटरसाइकिल की डिग्गी पीछे जो झोले जैसी बनी होती है उसमें रख लिया करता था। और यहाँ उसका वो बैग दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस वालों से पूछा गया कि भाई इनका बैग इसमें रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि चोरी हो जाने या निकाल लेने के डर से किसी पुलिस वाले ने इसको थाने पर रखवा दिया हो। थोड़ी देर पूछताछ के बाद ये तय हो गया कि ये बैग भी नहीं है, और ये भी तय हो गया कि शायद ये लूट के लिए हत्या की गई होगी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा राजेश वर्मा, उससे बड़े 2 भाई और एक, उससे उससे बड़े 1 भाई और 2 बहन बड़ी थी।
शुरू से ही वो व्यवसाय पहले अपने घर वालों के साथ, फिर अपना इंडिपेंडेंट व्यवसाय करने के लिए उसने भाकरी में, चोहरपुर में, वहाँ पर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली थी। बीच गांव में वो दुकान थी और दुकान बता रहे थे चलती भी थी। चूँकि स्वर्ण व्यवसायी था, सर्राफा था, छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं होता, सर्राफे की हत्या। तो ये लग रहा था कि अभी सर्राफा व्यवसायियों का बड़ा स्ट्रांग एसोसिएशन होता है कहीं भी, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में। तो इस डर से कि कहीं कानून व्यवस्था की कोई स्थिति उत्पन्न न हो जाए, रात में ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेके उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ कि एक ही गोली मारी गई, कनपट्टी पर सटाकर मारी गई है। हम लोगों के पुलिस के एक्सपीरियंस में जब कोई लूट करने के उद्देश्य से, बदमाश लूट करने के उद्देश्य से किसी को घेरते हैं, उसको परेशान करते हैं, छीनते हैं या लूटने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत कम गोली चलाते हैं जब तक कि उनका कोई रेजिस्टेंस ना हो। ऐसा लग रहा था कि शायद उस राजेश वर्मा ने कुछ रेजिस्टेंस किया होगा। इन्होंने बैग निकाला होगा, उसने झपटने की कोशिश की होगी कि शायद थोड़ी देर तक अगर हम 2 मिनट तक इंगेज कर लें, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए। ऐसा होता भी रहा है कि थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट के लिए बदमाशों को इंगेज किया, जो लूट रहा था, तब तक कोई गाड़ी उधर से पास हो गई, बदमाश छोड़ के भाग गए। तो इसी तरह की बातें सुन सुन के आदमी कोशिश करता है अपनी तरफ से। संभवतः राजेश वर्मा ने रजिस्ट किया होगा और तब बदमाशों ने उन्हें कनपट्टी में गोली मार दी। फिर सारा अटेंशन इस बात पर कि इसका अंतिम संस्कार जल्दी से हो जाए, कोई उसमें राजनीति न हो, बॉडी को रख के कहीं पे सड़क जाम न हो, बाज़ार में रख के कहीं पे स्ट्राइक न हो। ये सब होते रहते हैं, आप टेलीविज़न के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात को जानते होंगे। जैसे ही अंतिम संस्कार हो गया, वैसे ही विवेचना का क्रम आगे बढ़ाया गया, क्योंकि ये खबर सर्राफा की हत्या, स्वर्ण व्यवसायी की हत्या, ये बड़ा आई कैचिंग होता है और इस पर ध्यान आकृष्ट करता है ये पब्लिक का भी और व्यवसायियों का भी, व्यापारियों का भी। फिर टीम पूरी पहुंची घर पे, घर वालों से रंजिश के बारे में पूछा गया, कोई रंजिश, तो किसी भी रंजिश का होने से इनकार किया। सिर्फ घर वालों से नहीं, आसपास के लोग, उसके व्यवसाय से जुड़े लोग, सबसे पूछा गया। उसने कहा नहीं साहब, इसका काम सिर्फ अपने धंधे में मस्त रहने वाला आदमी था, सुबह से शाम तक अपनी दुकान पे बैठता था और व्यवहार कुशल था, इसलिए उसकी दुकान चलने भी बहुत लगी थी। भाइयों में संपत्ति का कोई विवाद, पड़ोसियों ने, इनके रिश्तेदारों ने, किसी ने भी, सब ने कहा कि सब भाइयों में बहुत प्रेम व्यवहार था, इनमें किसी भी तरह के विवाद की कोई बात कभी प्रकाश में नहीं आई। अब बात आके वहीं पे टिकी जो जिसका लोग या तो जिक्र नहीं करते हैं या पता नहीं होता है, और फिर पुलिस हमारी जो है उसका फ़ायदा उठाती है। पुलिस ये चाहती है कि भी तुरंत दबाव बनेगा, तो एक रेडीमेड जवाब तैयार रखती है अपने अधिकारियों के लिए भी, पब्लिक के लिए भी, और एग्रीव्ड फैमिली के लिए भी, और पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी। फ़ौरन पुलिस ने कहना शुरू किया कि साहब, हो न हो, ये कहीं न कहीं से कुछ अवैध संबंधों की बात होगी, वरना कौन गोली मारता है। ये कहना शुरू कर दिया तो ये हुआ, भाई अवैध संबंधों का ही पता करो, कहाँ से अवैध संबंध था। CDR निकाली गई अगले दिन और कोई ऐसी बात समझ में नहीं आई जिससे हम इस तरफ इंगित कर सकें कि किसी महिला से इसके संबंध थे या किसी संबंध के होने के नाते इसकी हत्या की गई हो। हम बिल्कुल खाली हो गए। लेकिन खाली बैठेंगे तो फिर 3 दिन बाद अखबार कहेगा पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई, पुलिस एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई, पुलिस के कान पर जूं नहीं रेंग रही। इस तरह की हेडलाइन होती हैं, बड़ी कैची हेडलाइंस होती हैं, सामान्य हेडलाइंस होती हैं, और अखबार लिखते हैं, लोग पढ़ते भी हैं। एक चीज़ वहाँ पर और हुई थी कि चूंकि मेन रोड से आने पर अगर कोई पीछा करके आ रहा होगा तो टोल प्लाज़ा को क्रॉस करेगा। टोल प्लाज़ा पे उस समय के आने वाली जो मोटरसाइकिलें हैं, अच्छा, टोल प्लाज़ा को स्किप करने के लिए, यानी आपको टोल प्लाज़ा से ना जाना पड़े, उसके लिए भी कुछ छोटी मोटी पगडंडियों की जानकारी है, और स्थानीय लोग कभी टोल प्लाज़ा होके नहीं जाते हैं। तो टोल प्लाज़ा पे भी घटना के
5 मिनट पहले से 1 घंटे तक की सारी सीसीटीवी फुटेज। टोल प्लाज़ा ऐसी जगह है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं और उसमें जो नंबर प्लेट हैं वो काफ़ी हद तक पढ़ने में समझने में आता है। और अगर बहुत कोई मुंह ढके हुए ना हो तो आदमी की शक्ल सूरत भी थोड़ी बहुत आप 60% 70% पहचान सकते हैं, अगर आपने कभी कहीं देखा हो तो। खैर, वहाँ से जो सीसीटीवी फुटेज मिली उनको भी एनालाइज करना शुरू किया गया, लेकिन तब तक हफ्ते भर से ऊपर हो गया। और तभी जो केंद्रीय सर्राफा एसोसिएशन है प्रदेश की, उसने प्रदेश भर में दुकानों को बंद करने का ऐलान कर दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के जो छोटे सर्राफा व्यवसायी हैं, दुकान में अपना सामान लेके जाते हैं, सजाते हैं, दिन भर व्यापार करते हैं, शाम को वापस आते समय सारा सामान एक बैग में रख के घर को चले जाते हैं कि रात में कहीं उनका सामान या उनकी पूंजी चोरी न हो जाए। तो ऐलान हो गया, 1 हफ्ते बाद की कोई तिथि दी गई कि इस दिन पूरे प्रदेश का व्यापार बंद रहेगा सर्राफा का। आप समझ सकते हैं कि फिर जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो प्रेशर डालते हैं प्रेस के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कि साहब पुलिस लापरवाह हो गई है, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, ऐसे व्यापारियों की हत्या होती रहेगी तो हम अपना व्यापार कैसे करेंगे, हम सबसे अधिक टैक्स पेयर हैं, हम सबसे अधिक टैक्स देते हैं। इस तरह की बातें हर ऐसी घटना के बाद की जाती हैं और फिर की गई और एक तिथि निश्चित की गई कि इस दिन पूरे प्रदेश में व्यापार सर्राफा व्यवसाय और सर्राफा मार्केट्स बंद रहेंगे। ये गंभीर बात थी। डीजी हेडक्वार्टर से बाकी सब जगह से इसके लिए कहा जाने लगा कि ये इस तरह से बात हो रही है, मेहनत करिए, जल्दी खोलिए, वरना ये अफरा तफरी हो जाएगी, कानून व्यवस्था की एक स्थिति उत्पन्न होगी, सरकार पे और पुलिस पे की चारों तरफ से आलोचना होगी। जब बंद होगा तो बंद की खबरें छपेंगी, क्यों बंद हुआ उसका कारण छपेगा, फोटोग्राफ छपेंगी और बदनामी बहुत होगी। इसलिए इसमें पूरा दम लगा के किया जाए। अब जो छोटे छोटे इस तरह के व्यवसायी हैं ये सब जगह हैं और बहुत बड़ी संख्या है इनकी। मैंने बताया कि बहुत छोटा, यानी हो सकता है उसका फ्रंट 6 फीट का हो, 8 फीट का हो, बस गहराई उसकी 10, 12, 15 फीट की हो। छोटे छोटे कांच का जो दुकान पे जो काउंटर होता है वो पूरा कांच का होगा, यानी उसके भीतर जो सामान रखा हुआ है उसे कोई भी देख सकता है। और उस तरफ दुकानदार पालथी मार के बैठा होगा, इस तरफ सब ग्राहक होंगे और वो अपने बैग से जाते ही बैग से अपना सब जो भी गहना है वो उसी काउंटर पे सजा देगा। छोटे छोटे बस्ट बहुत सस्ते टाइप के वो जो अलमारियां हैं शीशे वाली, उसमें लगे रहते हैं, जाते ही उसमें वो पहना देता है उसको, ताकि दूर से वो दिखाई पड़े कि पहनने के बाद किस तरह से लगेगा। सोने का बहुत बहुत थोड़ा सामान वो रखते हैं, केवल नाक और कान के छोटे से छोटे जो स्वर्णाभूषण होते हैं वो उनके पास होंगे, या कभी कभी 1-2 सोने की अंगूठी। ज़्यादातर चांदी का ही सामान ये लोग बेचते हैं। और जिस दिन बंदी होती है उस दिन ये मथुरा चले जाते हैं। मथुरा में बहुत बड़ा व्यापार, बहुत बड़ा कारोबार चांदी और चांदी से बनने वाले गहनों का होता है। वहाँ से अब वो पैक मिलता है, जैसे आप उसको डिस्प्ले पे लगा सकते हैं बिना उसको खोले हुए, तो वो वहाँ से ले आते हैं, या हफ्ते भर में जिस चीज़ की डिमांड होती है उसका ऑर्डर वो अपनी जो जान पहचान की दुकानें या कारखाने हैं वहाँ दे देते हैं। इसके अलावा अच्छा, वहाँ पर जो इनका क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही गरीब लोग, गांव के लोग होते हैं, जो बच्चियों की शादी या बेटे की शादी, इसके लिए छोटे मोटे जैसे ये पायल है और करधनी है और इस तरह के छोटे मोटे सामान वो लिया करते हैं। और रेगुलर सामान जो उनको ज़रूरत पड़ती है वो बिछिया और पायल की पड़ती है, वो ज़्यादा बड़ी संख्या में, शायद उसको वेट के हिसाब से ये बने बनाए ले आते हैं, जिस तरह की डिमांड मार्केट्स में होती हैं। तो जो जो अच्छे छोटे कारोबारी जो उभर रहे होते हैं वो ग्राहक के मूड को या मार्केट के मूड को पहचान लेते हैं और वो वैसा ही सामान उसी रेंज में, उसी सस्ते मध्य में ले आते हैं और फिर उनका व्यवसाय चल पड़ता है। राजेश वर्मा भी उसी तरह का व्यवसायी था। अपना जिस दिन मार्केट ऑफ होती थी वो मथुरा चला जाता था, या कभी कभी तो मथुरा से फेरी लगाने वाले
जो थोक का सामान देते हैं वो आते थे, उनसे सामान ले लिया करता था। सर्विलांस सेल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सारे डंप डाटा उठाए गए, उनको एनालाइज किया गया, लेकिन किसी तरह हम 1 इंच सर्विलांस के माध्यम से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। टोल प्लाज़ा पे जो हमें उस समय मोटरसाइकिलों के नंबर मिले, 15 मोटरसाइकिलों के नंबर उस टाइम पीरियड के, यानी घटना से वहाँ से घटना तक पहुँचने में, और अगर कोई 10 मिनट वेट कर ले तो उसको भी जोड़ के आधे घंटे पौन घंटे के मार्जिन में जो हमें सीसीटीवी में मोटरसाइकिलें मिली, करीब 15 मोटरसाइकिलें मिली। फिर ये हुआ कि जब कुछ नहीं हो रहा है तो इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराया जाए। नंबर प्लेट से, आरटीओ ऑफिस से इनका नाम पता नोट करा लिया गया और फिर टीमें भेज के उसको वेरीफाई कराना शुरू कर दिया गया। लेकिन इसमें 3 मोटरसाइकिलों के नंबर फर्जी पाए गए। उस पर किसी पर कोई स्कूटर रजिस्टर्ड है, किसी पर कोई 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है, जो सीसीटीवी में मोटरसाइकिल पर लिखा हुआ पाया गया था। तो अब सब कुछ छोड़ के उन्हीं 3 पर कंसंट्रेट किया जाने लगा कि वो नंबर और किसी टोल प्लाज़ा पे कभी दिखाई दिया हो, एक दिन पहले, एक दिन बाद, इस तरह से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है किसी भी गाड़ी को, किसी भी बदमाश को लोकेट करने के लिए, वो सब हम लोगों ने शुरू किए, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा इससे हम कहीं पर पहुंच पाए नहीं। इसी बीच ये घटना आपको मैं बता रहा हूँ 23 जनवरी की। दिसंबर और जनवरी में बहुत गहरा कोहरा और बहुत गजब की कड़ाके की ठंड उस इलाके में पड़ती है, और ठंड के समय और कोहरे के समय में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसी बीच में, इसी जनवरी और फरवरी के महीने में जब ठंड बहुत थी और कोहरा बहुत था, कई गंभीर घटनाएं भी हुई थी। ये गंभीर घटनाएं मेन रोड से हट के जो छोटी छोटी रोड्स हैं उन पे रास्ते में पुआल डाल के या छोटा मोटा पेड़ काट के डाल दीजिए तो सिंगल रोड है उतने में ही ब्लॉक हो जाती है। दूर से कोहरे की वजह से रोड का ब्लॉकेज दिखाई नहीं पड़ता है। एकदम नज़दीक पहुँच के मोटरसाइकिल सवार या कार सवार एकदम से अचानक घबरा जाते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, उतर के उसको हटाने का, पुआल है तो उसको सोच लेते हैं कि हम ही हटा देंगे, कहीं गिर गया होगा। और या फिर जो बहुत चालाक हैं, जिनको आसपास में इस तरह की घटनाओं का पता है, वो बैक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच में बदमाश आ जाते हैं, पीछे की तरफ लकड़ी की एक टहनी और डाल देते हैं ताकि वो बैक करके ना भाग पाए, और आगे से उनको तमंचे दिखा के घेर लेते हैं और लूट लेते हैं। इस तरह की ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन छोटी छोटी कई घटनाएं हुई, जिनमें जो बारात से लौट रहे थे, जो किसी दावत से लौट रहे थे और रात में आने में देर हो गई, रास्ते में उनका मार्ग अवरुद्ध करके, कुछ नहीं अगर मोटरसाइकिल सवार के पास उन्होंने पाया तो वो एक मोबाइल, एक घड़ी और अगर चेन पहने हुए यही उतरवा दिया करते थे। तो इस घटना को लेके बहुत अखबारों में बहुत निंदा हो रही थी पुलिस की, और पूछा भी जा रहा था सब जगह से कि भाई ये घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। तो फिर उस पर तमाम मंथन के बाद एरिया आइडेंटिफाई किया गया कि इस एरिया में, यानी 2 बड़े रोड्स के बीच की जितनी कनेक्टिंग रोड्स हैं, ज़्यादातर घटनाएं उसी में हुई हैं। संबंधित थानाध्यक्ष को सेट पर अपीयर होके सबको बताया गया कि रात में 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आप सभी छोटी रोड्स जो आपके थाना क्षेत्र की हैं उस पर गश्त करेंगे, उस पर देखेंगे, लोगों को वहाँ संपर्क करेंगे, रात में लोगों को जगाएंगे और किसी भी तरह की इस तरह की घटना को रोकने का प्रयास करेंगे। गभाना का जो इंस्पेक्टर था, यंग था, बड़ा एनर्जेटिक था, राजीव यादव वो रात में एक दिन गश्त कर रहा था। इसी तरह राजेश वर्मा की घटना के महीने भर से ज़्यादा हो चुके थे, हम कुछ कहीं पहुंच नहीं पाए थे, तब तक ये नई आफत आ गई जो छोटी छोटी रोड होल्ड अप की घटनाएं होने लगी। मेरा डर जो था वो ये था कि ये अगर मेवातियों के किसी समूह ने ये कहीं पर इस तरह की रोक टोक की और महिला कोई मिल गई तो वही दुराचार होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही बुलंदशहर में मेन रोड पर ये यमुना एक्सप्रेसवे पर इस तरह की घटना मेवातियों ने की थी, जिसमें एसएसपी बुलंदशहर तत्कालीन उस समय उनको निलंबित कर दिया गया था। गंभीर घटना हुई थी। वो रास्ते में एक्सेल फेंक के गाड़ी जैसे ही रुकी, बदमाशों ने उसके भीतर बैठी महिला पुरुष सबको बाहर खींच लिया और महिला के साथ बहुत ही विभत्स बलात्कार हुआ था।
तो मैं ये डर रहा था कि अगर ये घटना हो जाएगी तो बहुत जवाब देते नहीं बनेगा, इसीलिए रात में 1 बार 2 बार 3 बार इनकी लोकेशन लेके मैं चेक किया करता था कि ये हैं या थाने में लेटे लेटे ही या बैठे बैठे ही अपनी लोकेशन दे रहे हैं। राजीव यादव ने जैसा बताया कि साहब मैं उस वहाँ पर रात में वही सब देख रहा था। कनेक्टिंग रोड्स पे हम गश्त कर रहे थे। इसी बीच में सीओ साहब का या एसपी सिटी का फ़ोन आया ये जानने के लिए कि कहाँ हो। लोकेशन वो लोग भी ले रहे थे क्योंकि ये सबको लग रहा था कि अगर सवेरे कोई घटना रिपोर्ट हुई सीनियर ऑफिसर्स को, क्योंकि डेली क्राइम सबको दिया जाता है। डेली क्राइम यानी रात में 12 बजे से सुबह तक का जो घटनाएं हुई हैं वो डीजी ऑफिस तक दी जाती हैं ताकि सवेरे ब्रीफिंग हो सके और अगर कोई बड़ी घटना हुई है तो उसके बारे में पूछताछ हो सके। तो एसपी सिटी का या सीईओ का फ़ोन आया और गाड़ी के भीतर था, कुछ वहाँ सिग्नल कम लग रहे थे। उसने ड्राइवर से किनारे लगाने को कहा, ड्राइवर ने किनारे कर दिया और फिर राजीव उस पे से उतर गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा बाहर निकलने पे हो सकता है हमें सिग्नल अच्छा मिले और हम पूरी बात कर सकें। और बात करते करते गाड़ी का मुंह जिधर था उस तरफ ही करीबन 10-15 कदम 20 कदम आगे बढ़ गया। चूँकि कोई स्ट्रीट लाइट वहाँ होती नहीं है, घुप अंधेरा था, बहुत गहरा कोहरा था। उसी में बातचीत जब कर ही रहा था वो, तो उसको ऐसा लगा कि सामने रोड पर कहीं पर टॉर्च 2 या 3 बार चमकी है। अब चूँकि धुंध थी तो इसलिए टॉर्च की चमक ये समझ में आया कि टॉर्च ही होगी, क्योंकि जलना और बुझना 2 बार बहुत छोटे यानी 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए दिखाई पड़ी है। जब बात कट गई, जिस अधिकारी से उसकी बात हो रही थी, तो उसने फ़ोन पर ही भीतर बैठे सभी सिपाहियों से कहा कि गाड़ी किनारे खड़ी कर दो, उसकी सारी लाइट्स ऑफ कर दो, तुम लोग ज़रा पैदल आओ। और वो पैदल 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 ही उस तरफ चल दिए। इतनी देर में सामने की तरफ से उसका ये कहना है कि कोई 4 पहिया वाहन आ रहा था। 4 पहिया वाहन की लाइट जब सामने पड़े, अवरोध पर पड़ी, तो राजीव को और उसके साथ चलने वालों को बहुत साफ दिखाई दिया कि साहब कुछ पड़ा हुआ है वहाँ पर। अचानक वो गाड़ी रुकी और उसी हेडलाइट में उन्हें दिखाई दिया कि 4-5 लोग चारों तरफ से उस गाड़ी को घेर रहे हैं। ये लोग भागे वहाँ पर। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हवा में राजीव ने फायर कर दिया। फायर करते ही बदमाशों की समझ में आ गया, ये बिल्कुल एकदम से वहाँ से भागे, लेकिन अंधेरा था और भागते समय उन लोगों ने भी फायर किया, शायद इसलिए कि इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा के हम निकल जाएंगे, हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन स्कॉर्पियो गाड़ी रुकी थी वहाँ, जिसको लूटने का प्रयास ये बदमाश कर रहे थे। उसमें 2-3 यंग लड़के भी थे। ये लोग कहीं किसी समारोह से वापस लौट रहे थे। उन्होंने पुलिस को देखा, उनका भी हौसला बढ़ा, क्योंकि वो एकदम नज़दीक से उन्होंने 1 मिनट पहले बदमाशों को देखा था और वो किधर गए थे उनका, क्योंकि वो लूट रहे थे तो उन्हें अच्छी तरह से ध्यान था। जब उन्होंने पुलिस को देखा तो वो भी कूद के आए और उन्होंने फिर घेरम घार शुरू की। पुलिस ने अपनी टॉर्च, सर्च लाइट सब निकाली और 4 बदमाशों को घेर के वहाँ पकड़ लिया। 2 उसमें से भी भाग गए। बड़ी मात्रा में उनके पास कारतूस, कट्टा और तमाम नगद पैसा जो लूटा गया था वो बरामद हुआ। जो 4 लोग पकड़े गए उनमें नवाब और रशीद, ये महफूज नगर दिल्ली गेट अलीगढ़ के रहने वाले थे। इज़राइल उर्फ अमन खां, ये मंजूर गढ़ी क्वारसी का रहने वाला था। पप्पू, ये देवपुर थाना बनिया ठौर संभल, और जिसका हाल पता था नरौना नंबर 12 अतरौलिया। इनको थाने पर लाया गया। चारों जब थाने पर आ गए तो पहले तो इनसे सामान्य नाम पता पूछा गया और इन्होंने अपना सही नाम पता नहीं बताया। वेरीफाई किया गया, पता लगा गलत है। फिर कपड़ों पे ध्यान दिया गया। ये 4 के चारों डबल कपड़ा पहने हुए थे, यानी डबल पैंट, डबल शर्ट और डबल कलर वाली जैकेट, यानी एक तरफ से आप पहने तो वो लाल दिखाई देगी और इसको उलट के पहन लें तो वो नीली दिखाई देगी। और 4 के चारों ने ये ऐसा कर रखा था। ये थोड़ा सा अजीब पैटर्न था। उनसे पूछा गया कि अरे भाई ये क्या है मामला तुम्हारा, तुम 2-2 कपड़ा क्यों पहने हो? छूटते ही बताया साहब बहुत ठंड है, ये है। तो ये हुआ भाई 2 कपड़ा, ठंड है तो आप बड़ी जैकेट एक पहन लेते, स्वेटर पहन लेते। ये 2-2 कपड़े पहनने की बात समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद नाम पता पूछने के बाद और जब ये पता लगा कि ये सही जवाब अपने बारे में सही पहचान नहीं बता रहे हैं और हमारे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे हैं,
तो फिर ये समझ में आ गया कि ये कौन लोग हैं। जब थोड़ी सी अच्छी वाली पूछताछ इनके साथ हुई तो वो बताने लगे कि साहब हम लोग लूट या कोई क्राइम करके जब भागते हैं और जो जिसके साथ लूट हुई होती है पुलिस पहुंचती है तो वो सबसे पहले हुलिया बताता है कि नीली पैंट लाल शर्ट एक पहने हुए था, एक टी शर्ट पहने हुए था सफ़ेद रंग की, एक हरे रंग की ये पहने हुए था, जैकेट पहने हुए था। और पुलिस वायरलेस पे सब जगह उसको प्रचारित कर देती है। और रास्ते रास्ते में जहाँ भी चेकिंग या बैरियर लगे होते हैं पुलिस वाले उस कलर की शर्ट पैंट देख के उसको रोकते हैं। बोले कम से कम 2 बार घटना के तुरंत बाद हुलिया के साथ जब कपड़े का कलर फ्लैश हुआ तो हम लोग रोके गए। इसलिए घटना होते ही होने के तुरंत साथ 1 किलोमीटर के भीतर ही हम लोग कपड़े को चेंज कर देते हैं। ऊपर वाला शर्ट निकाल देते हैं, जैकेट को उलट लेते हैं, नीचे वाली पैंट निकाल लेते हैं, उनको मोड़ के और अक्सर वो मोटरसाइकिल से निकलते हैं उसकी डिग्गी में डाल देते हैं और बेखौफ होके जाते हैं। मान लिया कहीं किसी ने रोका भी तो दूसरा सिपाही कहता अरे नहीं नहीं ये तो नीले रंग की है, वो हुलिया में लाल शर्ट बताई गई थी या पीली शर्ट बताई गई थी या चारखाना यानी चेक बताया गया था। और इस तरह से वो आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक सामान्य रूप से ऐसी सड़कों पर ज़्यादा रहता है। ये कारण बताते ही सबकी समझ में आ गया कि ये बड़े वाले हैं, ये इनसे ऐसे सामान्य रूप से पूछताछ करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। चारों को अलग अलग किया गया, विशेषज्ञों को पूछताछ वाले बुलाया गया और फिर सबसे अच्छी से अच्छी वाली से शुरू किया गया। नौबत झटका वाली पूछताछ पर भी आ गई और 4 घंटे की रियाज वर्जिश के बाद धीरे धीरे उनका आत्मज्ञान जो था वो शुरू हुआ और सही सही बातें बतानी शुरू की। 4-5 घंटे की कसरत में हमें इनके ज्ञान चक्षु खुले और इन्होंने बताना शुरू किया। एक घटना का जिक्र करना मैं भूल गया था। ये घटना हुई थी 24 फरवरी 2017 को बरला से रघुपुरा, बरला थाना क्षेत्र में रघुपुरा वाले रास्ते पर नीम के एक पेड़ को काट के रास्ते में डाल दिया गया और एक बारात अहमदाबाद से लौट रही थी। बहू अहमदाबाद की थी। बहू को विदा करा के लोग बाई एयर दिल्ली ले आए और दिल्ली से टैक्सी की। टैक्सी में पति मतलब बहू दूल्हा दुल्हन उनके घर वाले और पीछे एक और गाड़ी थी जिसमें 2-4 बाराती ये आ रहे थे। देख के वो रुक गए वहाँ पर। जैसे ही रुके उनको 8-10 बदमाशों ने घेर लिया। नई नई बहू ससुराल जाने के लिए जो निकली हो तो उसने गहने पहनने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि गांव देखता है बहू आई है कैसी आई है, अच्छे घर की है बुरे घर की है। पहला इम्प्रेशन होता है किसी के बारे में जब वो बारात लेके वापस बहू को लेके अपने घर पहुंचता है। उसको पूरी तरह से लूट लिया, दूल्हे को पूरी तरह से लूट लिया, पूरी बारात को लूट लिया। तमंचों के बट से मारा, बहू के साथ दुर्व्यवहार किया और फिर वहाँ से कोई ट्रक निकल रही थी, शायद उस पर गन्ना जैसा कुछ लदा हुआ था, तो उसको देख के फिर वो भागे। ये लोग बाहर निकले, चिल्लाए, पुलिस आई और रात में ही मैं करीबन 3 बजे की बात है मैं भी पहुँचा। बहुत दिल दहला देने वाली घटना थी। और 17 फरवरी से सारी कसरत करने के बाद भी वो क्राइम खुला नहीं था। जब झटका पूछताछ के बाद इन चारों से पूछताछ शुरू हुई और सबसे चूंकि अलग अलग हो रही थी तो 2 सही बता रहा था एक आदमी, 3 छिपा जा रहा था। दूसरा आदमी वो 1 ही बता रहा था, 4 छिपा रहा था। तीसरा आदमी 4 बता रहा था, 2 छिपा रहा था। चारों को मिला के जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो सबसे पहली घटना ये वर्कआउट हुई 24 फरवरी 2017 की। कहने क्या क्या थे उन्होंने एक एक करके बताया। किसको बेचा गया, किस सोनार को, किस तारीख को बेचा गया ये भी बताया। इनफैक्ट ये जितने लूट का सामान था ये एक ही सोनार को बेचा भी करते थे। इस मुकदमे के वादी यानी दूल्हे के पिता को बरला से बुलाया गया और फिर उनसे वो क्रॉस चेक किया गया कि जो ये बता रहे हैं कि सही है कि नहीं है। वो बिल्कुल 100% सही था। दूसरा
26 सितंबर 2017 को गांव से ही, वो भी गभाना थाने का है, गांव से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए, जो गांव में छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र होते हैं कि सबसे पैसा इकट्ठा किया और सबका टिकट बनवाया, वहाँ रुकने का इंतज़ाम कराया, दर्शन के टिकट वहाँ कराए और एक बस पे लाद के यहाँ से वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रा पर जब आदमी गांव से जाता है तो उसका पूरा गांव उसकी विदाई करता है। पूरा गांव एक छोटी मोटी पूजा पाठ का आयोजन होता है। उसके बाद सबको एक एक माला पहनाई जाती है कि भाई ये तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो हमारे लिए भी प्रसाद ले आएंगे। 10 किलोमीटर ही ये चली होगी कि इन्हीं बदमाशों ने जो पकड़े गए थे गाड़ी को रोक लिया। खचाखच भरी हुई करीबन 40 तीर्थयात्री थे इसमें। बात है सुबह 3 बजे की। महिलाएं ज़्यादातर थी उसमें, पुरुष बहुत कम थे और वो भी बुज़ुर्ग महिलाएं थीं। उनके पास कैश, किसी के पास 1000 रुपये, किसी के पास 2000 रुपये, क्योंकि टिकट सब हो चुका था वहाँ रहने के, प्रसाद चढ़ाने के और छोटी मोटी जब वो चढ़ाई चढ़ते तो उस समय के लिए जो खर्चे लगते हैं कि मैक्सिमम किसी के पास 5000 रुपये रहे होंगे, बाकी छोटे मोटे पैसे लोगों के पास थे। महिलाएं थीं तो छोटे मोटे गहने उनके पास थे। लेकिन 1.5 घंटे तक लूटा गया। न पुलिस पहुंच पाई, न पब्लिक का कोई आदमी पहुंच पाया, न कोई इंसिडेंटली जो अगल बगल कोई गाड़ी आ जाती है वही गई और सारे लूटे गए। सुबह 4 बजे हम भी मौके पे पहुंचे। थाने पे जो स्थानीय विधायक थे वो भी पहुंच गए। मनीष माथुर भी उस दिन था। सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाला वही पत्रकार था। उसने फर्स्ट हैंड अकाउंट बताया कि कैसे कैसे हुआ था। ये घटना भी इन लोगों ने की थी, क्योंकि उस समय सब यात्रियों से थाने पे अलग अलग बात की गई थी। दलवीर सिंह साहब उस समय विधायक थे, वो भी सुबह 3 या 4 बजे थाने पर आ गए थे। शायद उनके गांव या उनके पड़ोस के गांव के तीर्थयात्री थे। एक एक से पूछ के उनका क्या क्या गया है वो लिखा गया था। और जब इनसे पूछताछ हुई कि कितना पैसा उसमें मिला था, कितना गहना मिला था, क्या क्या आपको और मिला था, तो उन्होंने एग्जैक्टली वही बताया जो उस समय हमारे सर्किल ऑफिसर ने, हमारे एसओ ने थाने पर लिस्ट में नोट किया था। ये घटना भी इन्हीं की हुई थी। 11 अक्टूबर 2017 को सादाबाद से एक इन्होंने ड्राइवर और क्लीनर को बांध के नया ब्रांड न्यू ट्रक लूट लिया था। फिर 28 मार्च को इन्होंने वहाँ पर बिजली के पोल नए लग रहे थे, सारे बिजली के पोल काट लिए और उस पर जो एल्युमिनियम का तार है उसको एक ट्रक पे लाद लिया। और ट्रक पे लाद के वो जा ही रहे थे कि सोमना मोड़ के पास ये ट्रक पलट गई और ये सभी थे। इसमें 6 लोग थे, जो 2 भाग गए वो भी और जो 4 पकड़े गए वो भी, ये वहाँ से भाग लिए। और फिर 23 जनवरी को राजेश वर्मा की हत्या। उस दिन भी ये 6 के 6 लोग थे और इन्हें ये जानकारी थी कि इस रोड पर शाम को 3 या 4 सुनार हैं जो अलग अलग जगहों पे अपनी दुकानें बंद करके जाते हैं। ये घात लगा के बैठे हुए थे और जैसे ही इसको आते हुए देखा, इन्होंने मोटरसाइकिल आगे करके इसके सामने अपनी मोटरसाइकिल गिरा दी और इसे झगड़ा करने लगे कि देख के नहीं चलाते हो, एक्सीडेंट कर दिया, कुछ इस तरह की बात। समझने को शायद वो भी समझ गया था, लेकिन तब तक जो पीछे से दूसरे लोग आ रहे थे वो इसके साथ ही उन्होंने इसका बैग डिग्गी में से निकालना शुरू किया और ये फ़ौरन स्टैंड पर खड़ी करके उतर गया और रेजिस्ट करने लगा। इसी बीच में किसी ने कनपट्टी पे सटा के उसे गोली मार दी। 29 मार्च को अलीगढ़ नदरोई पर राहगीरों की मारपीट और लूटपाट हुई थी। ये सारी घटनाएं जब हुई थी, यानी बरला में जो अहमदाबाद से आई हुई बारात लूटी गई थी और जब तीर्थयात्रा वैष्णो देवी तीर्थयात्रा को जाने वाली बस लूटी गई थी, तो उसमें जो पीड़ितों ने जो लुटे थे वो बता रहे थे कि एक दूसरे को वो फौजी और लल्ला कह के बुलाते थे। जैसे किसी ने अपना पर्स नीचे फेंक दिया, देखा कि सब एक तरफ से पर्स निकलवा रहे हैं तो उसने नीचे फेंक दिया। तो एक आदमी को, एक लुटेरा दूसरे से कहता है कि लल्ला देख उसने नीचे गिरा दिया है, निकाल ले। इसी तरह से किसी इन दोनों में से किसी घटनाओं में उसने कहा कि फौजी चटक बन रहा है, निकल जाएगा, घेर लो इसको। उन्होंने कहा नहीं लल्ला, मुझसे बच के नहीं जा सकता। तो उस समय से हम लोग फौजी लल्ला गिरोह, ये हमें इसके पीछे आइडिया नहीं था कि इसमें कौन फौजी है कौन लल्ला है। जब इनसे बातचीत, जब इनके ज्ञान चक्षु खुले थे, सब पूछताछ की सारी कैटेगरी
सारे द्वार पार करने के बाद तो इन्होंने बताया कि साहब इसमें तय किया गया हम लोगों के गिरोह 2 के सिवा तीसरा कोई नाम नहीं लेगा। जो जूनियर हैं, जो रिक्रूट्स हैं गैंग के, यानी जो पहली बार आए हैं, वो लल्ला होंगे और जो सीनियर है वो फौजी होगा। ये पहले से तय है कि हमें अपने सीनियर को कुछ बताना है तो वो फौजी कहेगा। जूनियर सीनियर के बारे में सब एक दूसरे को पता है, एक साथ जाते थे, एक साथ लूट करते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ शराब बहुत पीते थे। तो इसलिए वो सिर्फ 2 ही नाम से, या तो फौजी होगा या लल्ला होगा। किसको फौजी कहना है, किसको लल्ला कहना है, ये पहले से तय है। अगर उसमें कोई छोटी मोटी तब्दीली होनी है तो घटना के पहले बता देते हैं। और दूसरा, ये कभी घटना करने के जाते वक्त कभी ये मोबाइल अपने साथ नहीं ले जाते। इनका ये कहना है कि हम अखबार में हमेशा पढ़ते हैं कि मोबाइल से पुलिस ने पता लगा लिया। हम कभी मोबाइल, किसी भी घटना में मोबाइल नहीं ले गए थे। और शायद यही वजह थी कि हम सर्विलांस के सहारे जो पुलिसिंग कर रहे थे उसमें 24 फरवरी 2017 की, जिसमें बारात, बहू और दूल्हा दोनों लूटे थे, इसका पता नहीं लगा पाए। इसीलिए शायद हम वैष्णो देवी के तीर्थयात्रियों की लूट की घटना का पता नहीं लगा पाए थे। और भी जो इस घटना ने, इस पूरे गैंग ने घटनाएं की थी, उसका पता नहीं लगा पाए थे। आज के लिए हमारे ख्याल से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।